Welcome back everyone to our channel BSc Bonded Success Chemistry. सो आज के में आपने टाइम टेबल में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आज हमें स्टार्ट करना था सॉल्यूशन चैप्टर, क्वेश्चंस, PYQs, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं। पूरा 1 घंटे में सब कुछ कवर करेंगे आज, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अपने नोटबुक पेन निकाल लेंगे आप लोग, साथ साथ करेंगे क्वेश्चंस। डिले नहीं करना है, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, बिकॉज पेपर सिर्फ 28 फेब को है, ठीक है। सो बिगिन करते हैं अब अपना रैपिड रिवीजन टाइप। सबसे पहली चीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपने फॉर्मूलेज के स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, एक पेपर में लिख लो या इसी को लिख लो, याद कर लो, ठीक है। मैं एक बार स्पीड में थोड़ा रिवाइज कराऊंगी। मास परसेंट कैसे निकालते हैं? ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे टोटल मास सॉल्यूशन का इनटू 100, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट V/V, ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे टोटल वॉल्यूम इनटू 100। W/V, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है। इधर मैंने 2 कंपोनेंट्स लिए हैं, A एंड B। Na आर द मोल्स ऑफ A और Nb किसके मोल्स हैं? B के। तो मोल फ्रैक्शन काई A क्या होगा हमारे पास? Na अपॉन Na प्लस Nb, एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन B का। और दोनों की जो वैल्यू का समेशन होता है फ्रैक्शन का, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिटी के बराबर होता है, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला बेटा ये रहेगा, इम्पॉर्टेंट, सॉल्वेंट मास केजी में लेना है। मोलारिटी में कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इधर वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का लेना है लीटर्स में लेना है, ठीक है। एक मैं शॉर्टकट फॉर्मूला साइड में लिख रही हूँ, एक आधा क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइजेज में इसका, लेकिन अगर आपको नहीं याद आए लॉन्ग तो आप इससे कर सकते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला परसेंटेज बाय मास वाला लेना है यहाँ पे। बाय मास मतलब W/W इंटू डेंसिटी, दिस इज इन ग्राम पर ml, इंटू 10 अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइजेज में, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ppm का फॉर्मूला ये हो जाएगा, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6। बैक एक्सरसाइजेज में क्लोरोफॉर्म का क्वेश्चन है, वो इससे होता है, ठीक है। चलो हेनरीज लॉ वाले पार्ट में आते हैं। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा फॉर्मूलेस का, ठीक है। दिस इज हेनरीज लॉ, दिस इज राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये वेपर प्रेशर 2 लिक्विड कंपोनेंट्स का मैंने लिख रखा है, तो PA प्लस PB करा था यहाँ पे। ये फॉर्मूलेज ऑलरेडी मैं रिवाइज करा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलेज हैं ये हमारे पास, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे आई मैंने अभी लिख दिया है, आई नहीं लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू सिर्फ CRT आएगा, ठीक है। अब इसका भी ज़रा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। डन, ओके। सो दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको आई बोलते हैं। आई क्या होता है अपना? आई इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर, जिसे आई फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl लिया था पानी में, एक साइड मैंने ले रखा है ग्लूकोज, इसका भी 1 मोल ले लिया, इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया था, समझना ज़रा इसे ध्यान से। ग्लूकोज C6H12O6, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक नहीं होता वाटर में, वेयरएज NaCl वाटर में डिसोसिएट कर जाएगा 2 आयंस में। पहला होगा Na पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होगा? Cl नेगेटिव। तो भाई एक्चुअल में तो मुझे लगा कि इसके NaCl के 1 मोल पार्टिकल होंगे, लेकिन ये 1 मोल कितने पार्टिकल हो गए टोटल? 2 मोल। तो मतलब पार्टिकल का नंबर बढ़ गया पानी में जाके। इसका मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मैंने नॉर्मली कैलकुलेट करी थी, मेरा आंसर अलग आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब कुछ हुआ है, एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रखा है, तब वेंट ऑफ फैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। वेंट ऑफ फैक्टर का यूज़ कब होता है? अब सीधा फॉर्मूले पे ज़रा आते हैं। तो पहली चीज़ तो बेटा ये डिसोसिएशन का है, जब पार्टिकल टूटता है। AlCl3 का लेते एग्जाम्पल यहाँ पे, Al+3 एंड 3Cl-, तो इसका आई फैक्टर क्या होगा? 4,
K4FeCN6 भी आप ले सकते हैं। ये कितने में ब्रेक होगा? 4K पॉजिटिव एंड दिस इज FeCN6 4 माइनस, इधर आई फैक्टर क्या है? 5। इधर कुछ नहीं गिवन था तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 100% डिसोसिएशन माना था, मतलब कि पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल डिसोसिएशन होगा तब हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कैसे लगाते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोल दिया AlCl3 ले लेते हैं, 20% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। आप आई फैक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई? अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया है। अल्फ़ा कितना होता है? 20%, 20/100 कितना हो जाएगा बेटा? ये 0.2। आई माइनस 1। एन क्या होता है? नॉर्मली कितने पार्टिकल डिसोसिएट होंगे? तो AlCl3 में अभी मैंने बताया था कि 4 पार्टिकल में डिसोसिएट होगा, तो इधर 4 - 1 ही रखना है, ठीक है। दिस विल बी 0.2 आई माइनस 1 3। इसको मल्टीप्लाई करके आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूलेज लगाने हैं। इधर भी ज़रा मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये एसोसिएशन का है। एसोसिएशन में बस 1/n होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एसोसिएट मतलब दो पार्टिकल्स का, दो अलग अलग पार्टिकल्स का एक साथ होना, जिसको हम डाइमर बोलते हैं, ठीक है। डाइमराइजेशन, 2 होंगे तो डाइमर, 3 होंगे तो ट्राइमर, 4 होंगे तो टेट्रामराइजेशन, इफ देयर आर n तो वी से पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो आपको जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, सबके आगे आई मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में दिख जाए ना NaCl और ऐसा आई फैक्टर ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान से करना उसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो PYQs पहले आ चुके हैं, उसी को थोड़ा और डिटेल में करेंगे कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। रीड आउट करो, MCQ है, स्टार्ट करो, आंसर बताओ। 1 मिनट इज विद यू। रीड कर लिया होगा बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं करा तो आप इसको स्टॉप करके खुद से कर लें, उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक है। पता चल जाएगा कि भाई आता है या नहीं आता। एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, भाई पहली चीज़ तो दिमाग में आएगी एजियोट्रॉपिक। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहली चीज़ जो होगी एजियोट्रॉप, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर पे जाना है मुझे। सॉल्यूशन चैप्टर में अगर इन केस ना कभी भी फंस जाओगे क्वेश्चन में, क्या करना है, थिंक अबाउट, ऐसा बिग से ऐसा छोटे छोटे पे आना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आ गई मैं, सॉल्यूशन में मैं एजियोट्रॉप में आ गई। भाई एजियोट्रॉप पे मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं। कौन सी? पहली चीज़ जो आपके माइंड में आएगी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दूसरा अपने ने कौन सा पढ़ रखा है? मैक्सिमम बॉइलिंग। और हमने इसको डेविएशन से लिंक करके बस एग्जाम्पल्स ही पढ़े हुए हैं, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो, ठीक है। अब इसमें बोला है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, 2 लिक्विड्स हैं, विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ द 2 लिक्विड्स, मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। तो बेटा कौन सा केस हो गया? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। और अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का केस है तो आपको बता रखा है डेविएशन उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। मिनिमम मतलब आंसर कौन सा होगा? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मैक्सिमम होता तो आंसर कौन सा होता? नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, तो आंसर है हमारा शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर क्वेश्चन में उसे और घुमाना है तो वो और क्या कर सकता है? पॉजिटिव डेविएशन के पॉइंट पूछ लेगा। दैट इज डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? ग्रेटर देन 0, इट मीन्स एंडोथर्मिक। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पूछ लेगा, ग्रेटर देन 0।
सो वॉल्यूम इंक्रीजेज, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने को बोल सकता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट है एक, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पार्टिकल दूर जा रहे हैं, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन द टू लिक्विड इज वीकर, वीक हो गए हैं, ठीक है। इसका डायग्राम, ग्राफ पढ़ना है, डायग्राम नहीं बोलना चाहिए। सो ग्राफ पढ़ेंगे किसका, एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ऐसे ही नेगेटिव का भी आप याद करके रखें, याद होना चाहिए, रिवाइज कर लें उसे। चलो, कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, 1 मिनट इज विद यू, रीड आउट करो, आंसर बताओ। बेटा एक चीज़ और, एजर्शन रीज़न की मैं ट्रिक बता देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। यूजुअली क्या होता है, मैं बस एजर्शन पढ़ती हूँ, उसके बाद पहले ही मेरे दिमाग में रीज़न एक सोचती हूँ कि क्यों हुआ होगा ऐसा। अगर रीज़न वही आता है तो फॉर श्योर वही आंसर होता है। अगर रीज़न में कुछ उल्टा मतलब अलग सा है तो मैं फिर ध्यान से सोचो कि रीज़न होगा या नहीं होगा, करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज रीड द एजर्शन फर्स्ट, रीज़न कभी मत पढ़ना, पहले खुद सोचो। अब इसी स्ट्रैटेजी से करना एक बार। रीड आउट हो गया होगा बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। एजर्शन क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वो बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ भाई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमें पता है, 4 पड़ी हुई है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ कौन सी पड़ी हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब सर मैं एक बार यहाँ पे एक पॉइंट मुझे एकदम स्ट्राइक कर रहा है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज करेक्ट। रीज़न पहले ही मैंने सोचा था क्योंकि इसका जो रीज़न है दैट इज़ लिंक टू रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ज़्यादा डिटेल में आता तो ये होता कि सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे बैठ जाते हैं, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, लेस एरिया इज़ अवेलेबल, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर घट रहा है बिकॉज यहाँ पे सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल बैठ गए हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे हैं, वेपराइजेशन कम होगा, इवेपोरेट के लिए जगह कम है, सो वेपर प्रेशर कम हो गया है जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर ये रीज़न होता तो दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो रीज़न तो ये भी पूरा करेक्ट है क्योंकि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही तो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो एजर्शन एंड रीज़न both are correct and explanation also। बेटा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है बट एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब मेरे को 2 पॉइंट जो स्ट्राइक करें इसको ज़रा एक बार पढ़ लें कि क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो क्या होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन नेचर, साइज उस पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ नंबर पे। भाई अगर मैंने 10 NaCl लिए हैं, NaCl नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, 10 Na बोल देते हैं क्योंकि NaCl डिसोसिएट हो सकता है, 10 मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, ऑल विल हैव द सेम, अगर सारी चीज़ें सेम है दे विल हैव द सेम कंडीशंस, तो सब वैल्यू सेम आएंगी। इसका मतलब सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर या साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कभी भी एग्जाम में लिखा है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या लिखा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव वर्ड नहीं लिखा है, रिलेटिव वर्ड नहीं लिखा है, नहीं लिखा ये, तो दिस इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
याद रखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है अपनी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बार एमसीक्यूज में हमेशा चारों ऑप्शन को देख के करना ये टिक, ठीक है, जैसा पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा थर्ड क्वेश्चन पे। रीड आउट करिए थर्ड क्वेश्चन ज़रा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मिनट बिगिन। न्यूमेरिकल है ये, प्रोबेबली 2 मार्क्स का है ये। ठीक है, आई थिंक मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जिन्होंने सॉल्व नहीं करा है आप उसको एक बार स्टॉप करके खुद से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ज़रा आएंगे यहाँ पे, क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड वाई गिवन है, वीपी गिवन है, एक्स एंड वाई, ठीक है। कितना गिवन है? 120 एंड 160 mmHg रिस्पेक्टिवली था, मैंने नहीं लिखा है। इफ़ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स टू फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन, वीपी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताना है। तो भाई यहाँ पे बोला है इफ़ इक्वल मोल्स आर मिक्स्ड, इसका मतलब एक्स के मोल्स, ठीक है, इन दोनों के मोल्स अगर इक्वल है 1 मान लेते हैं, वाई के भी 1 मान लेते हैं, बिकॉज हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो आप ये नहीं कि 1x कुछ ऐसा कैलकुलेट करें, सिंपली मैं 1 मान रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? एग्ज़ाम में सही से लिखना ये, टोटल मोल्स of x and y 2, then we'll calculate mole fraction, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है वीपी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ का है, और राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 1/2, 0.5। जैसे इजी रहेगा हम उसी से कैलकुलेट करेंगे। ये एक्स से लिख देती हूँ, एक्स भी क्या आएगा? 1/2, 0.5। तो बेटा इतने करने के भी 0.5 या 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको आता है तो आप सीधा लास्ट में पुट कर ले, नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मेरा मन करता तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और लिखती, पी ए प्लस पी बी भी, ठीक है। चलो पी नॉट ए या पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 120, इसमें 1/2 सही लग रहा है, वो पुट करूँगी मैं। दिस इज़ 160, इधर भी 1/2 वैल्यू सही लग रही है, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो गया। आंसर कितना आ गया? 140 mmHg। एंड ये वैल्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बेटा, जब भी आंसर आए प्रेशर यहाँ पे लिखना पूरा ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इस आंसर को बॉक्स में डालना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, टीचर इतना सारा नहीं देख पाता है, तो आपको प्लीज़ ये आंसर्स बॉक्स में डालने हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ। नाम ऑफ, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 नंबर इसको जाएगा, 2 इसको जाएगा, तो क्या नेमिंग होगी? 2 फ्लोरो, 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड, ठीक है। 78 ग्राम पर मोल है, ये सब हमें वैल्यूज़ गिवन है। जब क्वेश्चन आपने रीड करा तो भाई आपको दिखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब इक्वेशन तो वही लगेगी, डेल्टा टी एफ, ठीक है। मैंने लिख दी के एफ इंटू मोलालिटी। फिर मैंने सोचा यहाँ तो पूछा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इधर आई फैक्टर आएगा, वेंटॉफ वाली फैक्टर की इक्वेशन लगेगी, ठीक है, हमने वो लगा दी। अब जब वो लगाई है तो डेल्टा टी एफ ज़रा देखो क्या गिवन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस, 1 रखना है यहाँ पे। ये पूरे डेल्टा टी एफ की वैल्यू गिवन है, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन हो, डिफरेंस सेम आता है, कुछ कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है, 1 रखनी है सिर्फ। आई फैक्टर निकालना है, के एफ इज़ 1.86 ऑलरेडी गिवन है। मोलालिटी गिवन मास इज़ 19.5, मोलर मास गिवन है अपने को 78,
वाटर का मास इज़ 500, डिवाइड किससे करना है 1000 kg में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर्मूले में वैल्यूज़ आई थिंक क्लियर होंगी सबको, ये क्या पुट करी है। इसको कट करके याद रखना ये इस साइड जाता है इस साइड, कभी भी कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। दिस इज़ 19.5, 78, 10 और ये 5। ज़रा सॉल्व करें इसको। मैं 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रही हूँ 5 से, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, आप लोग भी यही करो। क्या आएगा आंसर 195 डिवाइडेड बाय 5, 39 आ रहा है। 39 इसको आपको दिख रहा होगा, ये ट्वाइस होता है, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। दिस इज़ आई इंटू 2 से इसको भी कट कर देते हैं, 0 पॉइंट कितना आएगा 93, 0.93। एंड नाउ द आई फैक्टर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाय 0.93, ठीक है। इसको बेटा सॉल्व करके या तो आप रख लें, ठीक है, या फिर आप ऐसे ही पुट कर सकते हैं। अगर बाद में ऐसे ईजी रहेगा तो ऐसे भी हम पुट करेंगे, लेकिन मैं एक बार सॉल्व करके रख रही हूँ 1.075, ठीक है। 3 या 2 डिजिट तक तो लेना प्लीज़, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला था निकालने को, वेंट ऑफ फैक्टर थोड़ा ना बोला है। क्वेश्चन में बोला क्या है भाई, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई अल्फ़ा निकालो। अल्फ़ा का फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है हमने, कौन सा पढ़ा था, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, I-1/n-1 फॉर डिसोसिएशन, ठीक है। हमने ये पढ़ रखा है, सीधा पुट करेंगे। कंपाउंड में एक बार आपके लिए लिख रही हूँ FCH2COH, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू ही निकालनी है, आई अपना क्या है 1.075 -1। अब इसके लिए बेटा n क्या होगा, कुछ लोगों को n निकालने में डाउट आ रहा है कि भाई f को तो नहीं तोड़ना, f नहीं टूटता, ठीक है। एसिड है, एसिड में h निकलेगा, जल्दी निकले या स्लो निकले या फास्ट निकले वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन H+ ही निकलता है। H+ निकल गया तो n कितने हो गए 2, एग्जाम में साइड में शो करना ये 2 - 1, 2 - 1 1 होता है। अल्फ़ा कितना आ गया ये 0.075, ठीक है। 0.075 क्योंकि अल्फ़ा परसेंटेज बोला है शायद क्वेश्चन में, और मोस्टली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप परसेंटेज में ही बताते हैं। तो परसेंटेज के लिए यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। आंसर कितना आ रहा है आपका, ये आंसर आएगा 7.5%, ठीक है। आंसर आपका आएगा 7.5%। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसको ब्रैकेट में डालना है, आई फैक्टर को भी ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि बीच का पार्ट है, ठीक है। सही से लिखेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें बताओ मुझे कोई डाउट है। आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व करा था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्टली। MCQ है, 2 मिनट दिए जाएंगे आपको बस। चलो पढ़ो और आंसर बताओ जल्दी से। – 2025 का क्वेश्चन है ये। चलो डिस्कस करें ज़रा, कर ही लेते हैं। आंसर क्या करा है पता नहीं, बट इसका आंसर इंक्रीज़ है पहली चीज़ तो। अब इसको समझ लेते हैं। एक होता है नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, दैट इज़ कैलकुलेटेड, जो आप कैलकुलेशन के थ्रू बता रहे थे, आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाई, आपने मास निकाला, दैट इज़। अब नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल लिया जाता है, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ ज़रा, इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन हो रहा है मतलब 2 पार्टिकल थे अलग अलग। बेंजोइक एसिड का केस सबसे कॉमन, 2 साथ में रह रहे हैं अब, ठीक है। पहले 2 अलग अलग थे, अब 2 पार्टिकल साथ में रह रहे हैं। इसका मतलब एक का पहले मोलर मास ए था, तो अब इसका डबल हो गया होगा। 2 पार्टिकल का इंटू 2 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 ले रही हूँ इस केस में मैं।
मास ज़्यादा हो रहा है तो इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज मास ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से क्या लिखोगे, बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो नहीं है, ओके। सो बेटा कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये भी MCQ है, 1 मार्क क्वेश्चन, रीड आउट करें। यहीं पे स्टॉप कर लेना, आप लोग करें, अब मैं आंसर बता देती हूँ। एन अनराइप मैंगो, अचार बनाते हैं ना, अनराइप होता है, वो कच्चा आम होता है, प्लेस इन एन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स श्रिवल्स। आप लोगों ने घर पे भाई डेली देखा होगा, हर गर्मियों के सीज़न में देखा होगा कि भाई आम का अचार घर पे बनता है। नहीं देखा तो देखो भाई, ठीक है। तो घर पे आम का अचार बनता है तो कैसे बनता है, वो कच्ची अम्बी लाते हैं और उसको फिर ऑयल और ये सब नमक के साथ पहले सुखाते हैं अच्छे से, ठीक है, कि वो अचार जो हो श्रिवल, मतलब वो जो पिकल्स बनाने के लिए पहले उसे सुखाते हैं। तो यही चीज़ बोली है कि भाई वो श्रिवल क्यों करता है, मतलब वो पतला क्यों जाता है, मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं। अब एक बात बताओ, ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले मैं आपको साइड में बता दूं। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। भाई साहब अगर किसी ने सॉल्यूट पार्टिकल, मेरे से रिसेंट किसी बच्चे ने पूछा था कि भाई सॉल्यूट पार्टिकल लिखा है उनकी बुक में, तो अगर सॉल्यूट है तो आप सॉल्यूट के साथ करें, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ सॉल्वेंट पार्टिकल, बिकॉज सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर कैपेबल टू फ्लो थ्रू SPM। जो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होती है ना, उसे सॉल्वेंट पार्टिकल ही जा पाता है, सॉल्यूट नहीं जा पाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल जब आपका जाएगा तो कैसे जाता है, फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन थ्रू SPM भी लिख देते हैं, SPM इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंगो मेरा ये रहा, बाहर कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब बाहर कौन सा सॉल्यूशन है, हाई है, अंदर कौन सा होगा, लो, लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जाता है, लो टू हाई जाएगा तो अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकलता रहेगा, और बेटा बाहर निकलेगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। ये जैसे किशमिश होती है ना, ठीक है, किशमिश तो सॉरी वो फूल जाती है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, जैसे ये श्रिंक कर जाएगा, और ये जो श्रिंक कर जाएगा तो कैसे हुआ है, थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब इसका आंसर ज़रा आप देखें कौन सा आपको नज़र आ रहा है। आंसर मिला चारों ऑप्शन में आप लोगों को। सो इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो आंसर क्या है इसका, इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, सेकेंड ऑप्शन है, ये भी आपका पहले आ चुका है एग्जाम में। अब भाई इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे भाई अभी तो उसने आम पूछ लिया, मैंगो पूछ लिया, ये आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे वहाँ लिखे हुए हैं। एक भाई फेवरेट एग्जाम्पल जो बोर्ड वालों का है वो ये है, किशमिश, रेजिन्स बोल सकते हैं, किशमिश रेजिन्स स्वेल हो जाते हैं ना, ठीक है, जब वाटर में रखते हैं, क्योंकि अंदर मीठा 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 बड़ी हाई कंसनट्रेशन है, बाहर लो सीधा पानी, लो टू हाई, फूल गई किशमिश, फूल गई, ठीक है, ऐसे फूलती है। अब एक और क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, RBC सेल को, RBC सेल, ठीक है, किस में रखते हैं, क्वेश्चन आएगा हाइपो हाइपर भी आ सकता है, लेकिन इसकी जो हम लोग लेते हैं प्रेशर कंडीशन दैट इज़ 0.95, NCERT में 0.9 है, वही लिख देना, ठीक है। इसको 1% सॉल्यूशन NaCl में भाई डाल दिया है, अब खुद से आंसर बताओ भाई, 0.95 लो, बाहर हाई, लो टू हाई जाएगा, बाहर गया पानी बाहर गया, श्रिंक हो जाओगे, श्रिंक हो गए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ज़रा देखो, दूसरी कैसे आती है, 0.5% भी लिखा हुआ आ सकता है, सॉल्ट NaCl सॉल्यूशन करके आ जाएगा, तो इधर लो है, इधर हाई हो गई, RBC सेल की हाई है, बाहर लो है, लो टू हाई जाएगा, सॉल्वेंट अंदर फूल गया, स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है सेल। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। काश ऐसा रियल लाइफ में होता, श्रिंक हो जाते ऐसे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा, गिव रीज़न, थ्योरी लिखनी है इसमें तुम्हें,
पहला है कुकिंग इज़ फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन। चलो करें ज़रा ये, आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करें। वैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन लाइन लिख देते हैं, कुकिंग इज़ फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन्स। ठीक है भाई, क्यों होती है ये मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ क्यों होता है, ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना 2 लाइनें सही से ही। इट इज़ बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द कुकर इज़ हाई। कुकर को बंद करते हैं ना, प्रेशर कुकर, प्रेशर अंदर हाई है, ठीक है, और प्रेशर हाई क्यों है, क्योंकि बाहर कम स्टीम जा पा रही है, अंदर ही पूरी भाप बन रही है, ठीक है। एज लेस स्टीम गोज आउट, क्या हो रहा है बार बार, ठीक है, एज लेस स्टीम गोज आउट। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, हाइयर द प्रेशर हाइयर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कुकिंग फास्टर हो गई है, किधर फास्टर हो गई है, प्रेशर कुकर में। इन प्रेशर कुकर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 9th-10th का ही क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन ज़रा रीड करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करना तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ इनफ। चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज। भाई एक्स और वाई दो अलग अलग लिक्विड है, इमेजिन 30 ml मिक्स करा, वॉल्यूम घट गया है, 60 होना चाहिए, 55 ml लिख देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने का मतलब कौन सा है, इट इज़ नेगेटिव डेविएशन। भाई अभी बताया था वॉल्यूम घट रहा है, नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व, भाई नेगेटिव डेविएशन में टेम्परेचर भी, जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता है वो भी नेगेटिव होता है, मतलब द प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा, आई थिंक बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, तो ये भी आपका पहले आ रखा है, इसको आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन एजिट्रॉप। एजिट्रॉप ऑलरेडी आपको बता रखा है क्या होता है, दीज आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। और एक और चीज़ लिख सकते हो, द बाइनरी मिक्सचर यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे आपको एक चीज़ बता रखी है, दे हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। अगर यहाँ पे जो रेशियो होगा लिक्विड में, यहाँ पे भी वही होता है, दे हैव द सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है। द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, ये लाइन भी लिखना भाई इंपॉर्टेंट है, सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। और इसी लाइन को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं, वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें बेटा, बहुत इजी है ये। अब नेक्स्ट जरा आएंगे विथ व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय नेगेटिव डेविएशन, सॉरी व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय नेगेटिव डेविएशन। क्वेश्चन क्या सही है ये, सॉरी क्वेश्चन ये था व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप होना चाहिए, मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलत लिख दिया है। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। भाई अभी बताया था नेगेटिव डेविएशन उल्टा लिख दो, नेगेटिव मतलब कम, तो यहाँ पे कौन सा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एग्जाम में आए तो भाई इसमें और भी लाइनें लिख सकते हो, कौन कौन से लिख सकते हो,
कि इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम भी लिख देना एग्ज़ाम में, मिनिमम भी लिख देना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम पूछा है, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल ऑलरेडी बता रखा था, कौन सा, 68% HNO3 इन वाटर, ठीक है, और यहाँ पे बाय मास लिख देना, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस डिपेंडिंग ऑन मार्क्स जितना आता है वही लिख देना। अंडरलाइन करते रहना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जैसे सेपरेट नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है। आई थिंक दूसरी PDF निकालते हैं ज़रा, एक और मुझे क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है, रह गया था वो, कौन सा है उसको भी ज़रा पढ़ लें। अगर क्वेश्चन में आ रहा है फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो I इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ज़्यादा ही होगा भाई, पार्शियल हो या कंप्लीट हो, 1 से तो ज़्यादा ही होगा। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो पार्टिकल घट रहे हैं, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज 1/2 1/3, तो इट इज़ लेस देन 1, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल उतने के उतने ही हैं, देन I इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी MCQ में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़, SPM जो होती है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, एक एग्जांपल NCERT में गिवन है, याद कर लेना, सेल्यूलोज एसीटेट का एग्जांपल गिवन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो सेल्यूलोज एसीटेट है, ये आपका क्या करेगी, जो पानी है उसी को ही निकलने देगी, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको नहीं जाने देती है थ्रू दी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब मैं दूसरी PDF निकाल रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है NCERT का है, नीट में भी आ रखा है, इम्पॉर्टेंट है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, मोलर मास आपको दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपको गिवन है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट बोला है आपको निकालने के लिए, KF KB गिवन है। भाई दो चीज़ें गिवन है तो दो फॉर्मूले लगेंगे, एक साइड पहले मैं डेल्टा TB का लिख देती हूँ, KB इंटू मोलालिटी, एंड ये ग्लूकोज है तो I फैक्टर वाला कोई पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इधर डेल्टा TF वाली भी लिख देते हैं, KF इंटू मोलालिटी, ठीक है। अब ये जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB हमें ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन है, बताओ ज़रा। डेल्टा TB जो आपके पास गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, क्या होता है, 100 होता है प्योर वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर इतने पे उबलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100.20 एग्ज़ाम में शो कर देना प्लीज़, ठीक है। KB की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.52, मोलालिटी ही तो हमें निकालनी थी, बिकॉज मोलालिटी गिवन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज 0.20, 0.52, ये बार बार क्या हो रहा है इसमें, 0.52, ये आपकी आ जाएगी मोलालिटी, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0.10 लिख लो, डिवाइड बाय 0.2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 2 4 26, ठीक है, इतना ही रख लेते हैं। डेल्टा TF अपने को निकालना है, KF ऑलरेडी गिवन है 1.86, मोलालिटी हमने अभी निकाली है 0.10 डिवाइडेड बाय 0.26, बिकॉज सॉल्यूशन सेम है तो हम लोग मोलालिटी सेम लेने वाले हैं, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देती हूँ आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप लोग मत करना, एग्ज़ाम में तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। ओके, द आंसर हमारा आ रहा है 0.715, सबका यही आ रहा है कि डेल्टा TF, एक बार चेक कर लेना। डेल्टा TF हमारे पास ये आ रहा है, केल्विन ले सकते हैं बिकॉज डिफरेंस है, कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन में डिप्रेशन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट, भाई फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF क्या होता है, 0.715, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF0 माइनस TF,
ठीक है। इसको आप लोग ले लो केल्विन में ही लिखना, आंसर नहीं आता तो भाई लिखना तब सेल्सियस में, ठीक है। तो टी एफ की वैल्यू इधर जाएगी, कितना आएगा ये आपका 273.15 पूरा लेना माइनस 0.715। तो ये जो आंसर आएगा आपका केल्विन में, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। और इसको प्लीज़ बॉक्स में डालना है, अदरवाइज़ मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स कटेंगे नहीं, मतलब रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। चलो आंसर आ रहा है 272.435। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कैलकुलेशन आप खुद से करना, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको ज़रा आप पढ़ें एक बार। एजर्शन रीज़न है, सिर्फ एजर्शन पढ़ना है, फिर आप रीज़न को देखेंगे। तो एजर्शन क्या है, व्हेन NaCl इज़ एडेड इन वाटर। NaCl कौन सा होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है अपना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई चारों होंगी वहाँ पे। अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, करेक्ट है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, दिस इज करेक्ट। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न कहीं ना कहीं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट सबका आपस में लिंक्ड है। क्या है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, करेक्ट है ये एक्चुअल में पूरा, क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है, वेपर प्रेशर घटने की वजह से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है। ये तीनों रीज़न आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पे आते हैं। एट द सेम टेम्परेचर सेम है, CO2 गैस इज़ मोर सॉल्युबल देन O2, CO2 पानी में ज़्यादा घुलती है, ठीक है, देन O2, विच ऑफ देम हैज़ हायर वैल्यू ऑफ KH एंड Y, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे हेनरीज लॉ का फॉर्मूला बता रखा था, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, और प्रेशर यहाँ पे एक बार के लिए मैं सेम लेने वाली हूँ, देन KH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू XA। इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा सॉल्युबल है, कोई भी चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल है तो उसकी KH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो अब ज़रा देखो, विच ऑफ देम हैज़ हायर वैल्यू ऑफ KH, CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है तो इसकी KH की वैल्यू कम होगी, KH की वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी, O2 की। KH वैल्यू ऑफ O2 विल बी हाई। अगर ये 2 मार्क्स का आ गया तो भाई एक पॉइंट तो बस यही है, आपको ये लिखना है, ठीक है, ऐसे ही लिख देना साइड में। चलो नेक्स्ट पे आते हैं ज़रा। हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस्ड, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अगर याद होगा तो। हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एन aqueous सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9 सोडियम क्लोराइड। मैंने बोला था 0.95 एक्यूरेट है, बट एनसीईआरटी में 0.9 लिखा है, आप वही लेंगे, ठीक है। तो भाई साइज़ ऑफ ब्लड सेल, ब्लड ये रहा, ठीक है, बाहर ज़्यादा है, अंदर 0.9, इधर एग्जाम्पल मोर है, 1 ले लेते हैं, लो टू हाई जाएगा, लो टू हाई पानी भर गया भर गया भर गया, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे, ऑस्मोसिस हो रहा है, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, 1 मार्क्स इसका मिलेगा। उसके बाद डायग्रामेटिक बना देना ऐसे यार कि RBC है, बस कोई ये नहीं कि कलाकारियाँ करनी है, बस मेंशन करो RBC है, बाहर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, बस इतना ही लिखना होता है, ठीक है, एक ही पेन से, ये नहीं कि कलर्ड पेन चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बस लिख देना कि श्रिंक कर जाएगा, ऑस्मोसिस हो रहा है। चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइम लगेगा इसमें। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3, ये आई फैक्टर का क्वेश्चन है, A2B3 आ गया तो 60% आयनाइज, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, KB वाटर का दे रखा है, टू बी एक्चुअल इट इज़ 0.512। तभी NCERT और इसमें थोड़ा तुम्हारा आंसर पॉइंट में चेंज आएगा, ठीक है, बट तुम्हें जो बोला गया है बोर्ड में तुम वही लेना, ज़्यादा तेज़ भी नहीं बनना है हमें। चलो अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, पहले तो भाई जो जो गिवन है वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 1 मोलर मोलालिटी इज़ 1, इलेक्ट्रोलाइट A2B3, 60% आयनाइज हो रहा है, मतलब अल्फा इज 60%, अल्फा परसेंटेज, अदरवाइज 0.6 ले लेते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन,
अब भाई साइड में ना पहले फॉर्मूला लिखो, कभी भी डाउट आए। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। भाई के भी गिवन है, मोलालिटी भी गिवन है, क्या नहीं गिवन है? आई, और आई यहाँ पे यूज़ होगा तो हमें आई ही निकालना है। आई अल्फ़ा गिवन है भाई, पार्टिकल ये है आयनाइज, डिसोसिएट हो रहा है, सब कुछ तो गिवन है यार, सीधा लगा देते हैं फॉर्मूला। अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फ़ा 0.6, ठीक है। आई हमें निकालना है, एन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इक्वेशन लिख दो तो सही रहेगा भाई, टीचर को भी लगेगा कि तुम्हें कुछ आता है। तो ए है, 2 पार्टिकल टूट रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज 3 पॉजिटिव, साइन अपोजिट जाते हैं कभी डाउट आए तो। 3b हो जाएगा यहाँ पे, साइन अपोजिट आएगा 2 नेगेटिव। एन की वैल्यू दिख रही है, 5 हो रहे हैं, 2 और 3 5, 5 माइनस 1, बस अब पुट कर दो 0.6 आई माइनस 1 4, 6 4 24, 2.4 जाएगा, एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3.4। आई फैक्टर निकाल लिया है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। आई निकाला है 3.4, के बी अपने को गिवन था 0 पॉइंट कौन सा लगाना है 52, मोलालिटी 1 मोलल, ठीक है, मोलालिटी इज गिवन 1। तो बस ये मल्टीप्लाई करके आप निकाल दें पहले डेल्टा टी बी। और क्वेश्चन में देखो बोला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बोला है भाई, बॉइलिंग पॉइंट बोला है तो हमें डेल्टा टी बी नहीं निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट। इसको मल्टीप्लाई करके ज़रा आंसर बताइए। 3.4 मल्टीप्लाई बाय, तुम्हें कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है, दिस इज़ ओनली फॉर मी, 1.768, ठीक है। अब ये डेल्टा टी बी मैं आपको बता चुकी हूँ, केल्विन डिग्री सेल्सियस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें निकालना है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो टी बी होगा दैट इज़ टी बी माइनस टी बी नॉट, ये वैल्यू आप लिख दें 1.768, ठीक है, और हमें निकालना है टी बी 1.768। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होगा 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन पुट करना, एंड यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख देना केल्विन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉक्स में डालना है, ठीक है, आई को भी डाल देना जो लोग आधा आंसर करके आएंगे, ठीक है। स्टेप मार्किंग हर एक की होती है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर, वेरी इजी। चलो लेट्स बिगिन नाउ। अब भाई ये मत बोलना कि एक ही क्वेश्चन कराया आई का, डेल्टा टीबी का भी क्वेश्चन सेम ही बनेगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन समझ लो, करना कैसे है, सब पे यही अप्लाई करना है, रट्टा मत मारना इसको। चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वी पी वी। इस क्वेश्चन में आई विल ओनली गिव यू द हिंट, प्रोवाइड यू द हिंट, आपको खुद करना है, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। मैं आंसर बताऊँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपसे हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैल्यूज़ लिख देते हैं। प्रेशर ऑफ ए इज़ 75 mmHg। प्रेशर आपका बी का कितना गिवन है, इट इज़, ये कितना गिवन है, स्क्रॉल, इट इज़ आई थिंक 25 mmHg। द वीपी ऑफ ए एंड बी आर इतना, और हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। ओ सॉरी, ये तो मुझे करना पड़ेगा, वेपर फेज तक तो हम गए ही नहीं थे। चलो पी टोटल क्या आएगा, एंड दिस इज, सॉरी पी ए नहीं है, दिस इज पी नॉट ए पी नॉट बी। पी टोटल क्या आता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मोल फ्रैक्शन एक्स ए का ऑलरेडी गिवन है, इन द मिक्सचर इज़ 0.4, तो एक्स बी कितना होगा, 1 माइनस 0.4 करेंगे, दैट इज़ 0.6, ठीक है। अब पी नॉट ए हमें ऑलरेडी गिवन है, पी नॉट ए 75, दिस इज़ 0.4। पी नॉट बी हमें गिवन है 25, दिस इज़ 0.6। इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके मैंने बोला हुआ है रख लेना, ठीक है। क्यों रखना, अब तुम्हें समझ में भी आएगा। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 0.4, पॉइंट हटा के जैसे करना करो, ये 30 आएगा, एंड 25 इंटू 0.6 आपका कितना आएगा 15, तो ये आ रहा होगा 45, किस में, mmHg में है, तो वही वैल्यू लिख देंगे mmHg, एंड दिस इज़ पी टोटल, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर।
टोटल प्रेशर तक हमने करा था, अब इसके बाद का करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। वेपर फेज के लिए फॉर्मूला बता रखा है और बी का बोला है तो भाई बी का ही निकालेंगे बस। क्या होता है, पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। डेल्टन्स वाला फॉर्मूला है ना ये वेपर फेज का, वही लिख रही हूँ मैं। तो पी भी मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ये 15, यही फ़ायदा होता है। पी टोटल डिवाइड करियो सीधा 45, वाई बी इज़ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, डिवाइड करेंगे, रख देंगे वैल्यू, आंसर आपका आ जाएगा वाई बी दिस इज इक्वल टू 0.333 मोल्स। ठीक है, इतना मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल्स लिख दिया, यूनिट नहीं होती इसकी, मोल फ्रैक्शन लिखना है बस। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपके पास। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। एग्ज़ाम में बॉक्स फॉर्मूले के बाद लिख देना, वेपर फेस का बोल रहा है, यही सब चीज़ें मेंशन करनी होती है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं ज़रा। अब नेक्स्ट आपके लिए, ये पता नहीं साइड से क्या हो गया, चलो आप इसको रीड करें ज़रा, रीड करें फिर उसके बाद हम देखेंगे। चलो डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, भाई ऑलरेडी बता रखा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दे डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर, साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखाना, यही लिखना है बस। ठीक है, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। भाई ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, इसलिए क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन है और ये आता है हर बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करते हैं भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अगर क्वेश्चन में बोल दिया वाई, भाई 4 पॉइंट लिखने हैं एनसीईआरटी के। अभी मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ निकालूंगी, उसी में मैं चारों पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी, आप उसी में समझ लेंगे और उसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं होमवर्क में वही करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखते हुए, वाई आर इक्यूमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम क्लोराइड नॉट आइसोटोनिक। पहली चीज़ तो आइसोटोनिक क्या होता है बेटा, आइसोटोनिक होता है दैट दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं आपको ना एक चीज़ बता देती हूँ, क्वेश्चन में आया था 2017 के बोर्ड्स में, क्या आया था, पाई1 इज इक्वल टू पाई2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, आइसोटोनिक की कंडीशन है, तो I1 लिखते हैं यहाँ पे, हो सकता है वो डिसोसिएट हो रहा हो, C1RT I2C2RT। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में टेम्परेचर आपको सेम मिलता है एंड R इज़ ऑल्सो सेम, कंसनट्रेशन और I को ही मल्टीप्लाई करना होता है। इसको याद रखना, अगर क्वेश्चन में आएगा कि ये इसके आइसोटोनिक है तो आपको बस यही करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अब भाई एक्यूमोलर है, ठीक है, कंसनट्रेशन सेम है, मोलर सेम है, मोलारिटी सेम है, C1 C2 भी सेम है। क्या इनका I1 I2 सेम होता है भाई, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज इसका आई फैक्टर होता है 1, इट इज़ नॉट डिसोसिएटेड नॉर एसोसिएटेड, और NaCl अगर 100% डिसोसिएशन ले रहे हैं तो इसका आई फैक्टर क्या है 2। इस वजह से दे कैन नॉट बी आइसोटोनिक इफ़ दे आर इक्यूमुलर देन ऑल्सो, क्योंकि I1 एंड I2 बोथ आर डिफरेंट। यही चीज़ जो मैंने साइड में लिखी, आप इसको एक्सप्लेनेशन में लेंगे। ठीक है, ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड NaCl। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन करें बनेगा तो वो भी कर लेंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माई एंड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सब बता दी हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का ही पूरा मैराथन टाइप हो गया है, पूरा रिविजन हो गया है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन, स्टोरी, एवरीथिंग। अब जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आपके पास टाइम हो तो, ठीक है, ये तो करने ही है क्वेश्चन, उसके बाद अगर टाइम हो रहा है तो मैं एनसीईआरटी में कुछ मार्क कर रही हूँ, आप वो ज़रा कर लेंगे। सो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला आंसर मैं यहीं बता रही हूँ। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो आंसर है आपके पास, वाई दिस इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहले फॉर्मूला इसका होता है पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है या बायो मॉलिक्यूल है, उसके लिए हम यही यूज़ करते हैं। ठीक है, एनी बायो मॉलिक्यूल ऑल्सो। सबसे पहली चीज़ क्या है, बिकॉज यहाँ पे रूम टेम्परेचर कंसीडर होता है, सो दिस इज़ बेस्ट बिकॉज हमारे प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव।
ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते, आपको रूम टेम्परेचर ही लेना है। सेकेंड पॉइंट हमारा है बिकॉज मोलारिटी इज़ कंसीडर्ड। यहाँ पे सी का मतलब मोलारिटी है, यहाँ पे मोलारिटी कंसीडर्ड होती है इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। हर जगह मोलालिटी था। और एक और चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है? तीसरा पॉइंट हमारे पास है पाई इज इक्वल टू CRT में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप देखना 61022, मतलब बहुत कम वैल्यू फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी यू गेट अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मतलब बहुत अच्छी खासी आती है, तो इससे आप आराम से हमारे लिए बेनिफिट है। बहुत कम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी यू गेट अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू, इस वजह से यूज़ होता है। एक क्वेश्चन भी है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन भी कर लेना है NCERT से ये। अब मैं NCERT के कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इफ़ यू गेट द टाइम बेटा प्लीज़ कर लेना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर पेपर डिफ़िकल्ट बनाना है तो वो दे सकते हैं। ये बाकी जो मैंने पढ़ाया है वो तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, तो यहीं लिख देते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.4। इन टेक्स्ट पता है ना, जो लिखे होते हैं बीच में एग्जाम्पल जो सॉल्व होते हैं और एक बैक एक्सरसाइजेस के होते हैं। एंड प्लीज़ आप इसको सॉल्व करके आएँ नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन से पहले, बिकॉज अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख देना, सो दैट मैं दूसरी उसमें वीडियो में इंक्लूड कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा अगर आप मुझे डेली बताएंगे तो फिर मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूँगी, वीडियो में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन टेक्स्ट का सॉरी एक और है, क्या था बाद में दोबारा लिख दिया। दिस इज़ 1.10 और ये ना बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है। ठीक है, जो बताए हैं वो तो करने ही हैं, टाइम मिले तो इसको भी कर लेना। 1.16। So this is all for solution chapter. All the very best for your exam. तो पहला चैप्टर अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करके आना, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे फोकस करेंगे। ओके।